हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द मीजो स्टडी सेशंस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं आज के सेशन में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। रिप्रोडक्शन, डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने हर सेशन के हर चैप्टर के बाद ये किया है, क्वेश्चंस डिस्कस करें। आज भी हम टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर कोई हम आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो प्लीज हैव अ लुक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इंडिकेट द फंक्शन ऑफ अ फिलिफॉर्म apparatus इज। अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि फिलिफॉर्म apparatus कहाँ प्रेजेंट होता है, होप मेरे स्टूडेंट्स उस चीज़ का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जब मैंने एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाया था, इफ़ यू रिमेंबर, वहाँ पे हमने सिनर्जिड्स में बनाए थे फिलिफॉर्म apparatus। एंड इस फिलिफॉर्म apparatus का एक जो सोल फंक्शन है दैट इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब्स जो मेल गैमेट को कैरी कर रही होगी, वो पॉलन ट्यूब्स सिनर्जिड्स में एंटर करती है वाया दिस फिलिफॉर्म apparatus, which are actually a finger-like projection. Now, please have a look. This is how an embryo sac look like. ठीक है, इस केस में जैसा कि आप लोगों को पता है, this is a presence of central cell. Central cell having a two polar nuclei. Central cell, two polar nuclei. ठीक है, हेयर अगर आप स्ट्रक्चर अच्छे से देखोगे, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दो सिनर्जिड्स। दो सिनर्जिड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है पोलर एग सेल। सो दिस इज सिनर्जिड्स and this is how egg cell look like. ठीक है, यहाँ पे there is a presence of finger like projection, जिनको हम कहते हैं फिलिफॉर्म apparatus. क्या कहते हैं हम? फिलिफॉर्म apparatus. दूसरे साइड पे क्या होता है? ये कौन सी एंड है आपकी? माइक्रोपाइलर। ठीक है, ये कौन सी एंड है? दिस इज टर्म्ड एज अ चलाजल एंड। चलाजा, ठीक है, चलाजा एंड पे आप देखोगे तो स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे। दे हैव द प्रेजेंस ऑफ 3 एंटीपोडल सेल्स। सो दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। Right, so this is how the structure of embryo sac look like. Now listen, see this very carefully. The two ends are present. One is termed as a chalazal end and second is termed as a micropilar end. ठीक है, now micropilar end पे as you can see the filiform apparatus, they are present near the synergids, and these synergids like they actually provide a passage so that this pollen tube can enter and can liberate these male gamete, so that one of the male gamete can fertilize with the egg cell and another male gamete can fertilize with the central cell. One which fertilize with the egg cells, they form a zygote. Once it fertilizes with the central cell, it forms a endosperm that will be having the 3n configuration, the triploid kind, because in this case the two polar nuclei are present. Right, now come back to the question again. So function of filiform apparatus is to, A option indicates recognize the suitable pollens at stigma. No, this is an incorrect option, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है जो हमने फिलिफॉर्म apparatus के बारे में बताया, ये apparatus प्रेजेंट है आपके सिनर्जिड्स के पास। अब यहाँ पे they are saying it helps in the recognition of a pollen to stigma, so this is an incorrect option. Now stimulate division of generative cells, पता है ना आपको, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रोड्यूस नेक्टर, नो। गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज इट हेल्प्स इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ अ पॉलन ट्यूब। दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 1. सो कैन वी प्रोसीड फर्दर? ओके, क्वेश्चन नंबर 2. So the question number 2 indicates the advantages of cleistogamy. How many of you have an idea of a cleistogamy?
So what is it? क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या है? इसका मतलब है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और सेल्फ पॉलिनेशन. राइट, और यू कैन से सेल्फ पॉलिनेशन. अगर आपको याद हो सेशन में हमने जब सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था तब मैंने बात करी थी वेरी फर्स्ट होमोगैमी के बारे में. होमोगैमी एक वो फिनोमेना है जिसकी वजह से जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है. इसमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं दे आर ओपन. याद है ना आपको, सेशन में पढ़ा था हमने. दूसरी सिचुएशन मैंने पढ़ाई थी दैट इज अ क्लिस्टोगैमस कंडीशन. क्लिस्टोगैमस और क्लिस्टोगैमी. सो क्लिस्टोगैमी का क्या मतलब है? इसका मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन वेयर एंथर present in close association with stigma. ठीक है, और इसमें क्या होता है, एंथर के डहीसेंस होने से पहले ही पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करनी शुरू कर जाती है. सो pollen tube germinate from pollen grains towards stigma without dehiscence of anther. This is termed as a क्लिस्टोगैमी. इन फ्लावर्स को नाम देते हैं हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स. ठीक है, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन. यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, एक ही प्लांट का एंथर है और एक ही प्लांट, उसी ही प्लांट के आपके स्टिग्मा स्टाइल ओवरी प्रेजेंट है. सो इसका मतलब क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी बिल्कुल भी. ठीक है, यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, आपने देखा जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है वो डायरेक्ट ही हो रही है. ठीक है, पॉलन ट्यूब जो आपके निकल रहा है पॉलन ग्रेन से, वो सीधा का सीधा कहाँ चला जाता है, आपके स्टिग्मा पे चला जाएगा. अब स्टिग्मा स्टाइल से लेकर वो ओवरी में एंटर करेगा, वहाँ पे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, वहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, चलिए अब इसके पॉइंट्स देखते हैं दैट विच वन इज राइट एज पर द क्लिस्टोगैमी इज कंसीडर्ड. ए इंडिकेट हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी. जब हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होगी? नहीं, वेरिएबिलिटी इस केस में नहीं होगी क्योंकि दोनों ही सेम, उन दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही है. सो मोर विगरस ऑफस्प्रिंग, नो. ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट इनकरेक्ट हो ही गए. नेक्स्ट होगी नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स. क्या मैंने इसमें कहीं पॉलिनेटर्स के बारे में बात किया? पॉलिनेटर्स एक एजेंट है जो पॉलन ग्रेन्स को कैरी करेंगे टुवर्ड्स द स्टिग्मा. यहाँ पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ी है? पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ी है, तो सो दैट मीन्स दिस इज एन एडवांटेज. लास्ट ऑप्शन दे रखा है जैसा कि आप देखिए, दैट इज अ विविपेरी. सो व्हाट इज अ विविपेरी? दैट इज अ ग्रोथ ऑफ दीज सीड्स और ग्रोथ ऑफ यू कैन से द जाइगोट ऑफ द सीड व्हाइल दे आर स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट. वो अपने पेरेंट प्लांट से ऑलरेडी अटैच्ड है और फिर भी उन्होंने ग्रोथ शुरू कर दी, दैट इज टर्म्ड एज अ विविपेरी. सो इन दिस केस, सो आप इस चीज को इससे तो रिलेट नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिफरेंट ही टॉपिक्स है ये. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. चलिए इसमें देखते हैं, which one of the following pairs of the plant structure has a haploid number of chromosome. Haploid मतलब कौन से हैं आपके जिनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यही देखना है ना हमने. चलिए
मेगास्पोर मदर सेल इन एंटीपोडल सेल। सबसे पहला है आपका मेगास्पोर मदर सेल। अगर आपको याद हो मेगास्पोर मदर सेल, जब इसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, मियोसिस होती है, ये कैसे अंडरगो होते हैं? दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड दे प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर्स में से 3 जो है क्या हो जाता है? डीजेनरेट। 3 डीजेनरेट। जब 3 डीजेनरेट होता है, ओनली 1 मेगास्पोर होता है। ये मेगास्पोर आगे जाके क्या बनाता है? 1 मेगागैमेट। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। यानी कि यहाँ पे मियोसिस हुआ है, मियोसिस हुआ है, इसका मतलब ये क्या है आपका 2n। तभी तो हमारे पास जो मेगास्पोर बनते हैं वो ईच n के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल आपका क्या है? दैट इज अ 2n। सो ये ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। ऑन द कॉन्ट्रेरी द एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स आपके क्या होते हैं? n, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका एग सेल। इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, एग सेल्स प्रेजेंट है सिनर्जिड्स के ऊपर, ठीक है। अब वो जो एग सेल एक प्रेजेंट है, उसने मेल गामेट के साथ जब फर्टिलाइज किया था, तब मैंने बोला था ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट बनेगा, आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, ये बात कही थी। और जो जाइगोट बना था दैट वाज 2n, 3n तो नहीं कहा था। सो ये जो है आपके जो एग सेल है दैट इज n, ठीक है, ये तो ठीक हो गया। एंटीपोडल सेल हमें पता है ये n है, यानी कि दिस ऑप्शन इज राइट। एज यूजुअल हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे। द न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है? आपके पैरेन्काइमेटस सेल्स है। सो पैरेन्काइमेटस जो सेल्स है दीज आर 2n, माइटोसिस से बने हैं। एंटीपोडल सेल्स दे आर अगेन n। नेक्स्ट इज अ एग न्यूक्लियस, राइट। नाउ इफ यू रिमेंबर द एग न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस के पास आप यहाँ पे जो आपका एग न्यूक्लियस है, जो एक एग सेल्स बनी है, उसमें तो n है। दूसरा जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो सेकंड पोलर गैमेट, जो सेकंड मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करता है, ये 2n था, ये क्या था? n। सो ये ऑप्शन भी हो गया आपका गलत, ये भी ऑप्शन गलत। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ गया? b। सो फॉर द 3 द क्वेश्चन नंबर b इज करेक्ट, ठीक है, ये ठीक है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नाउ The arrangement of nuclei in the normal embryo sac in the dicot plant is। चलिए वही स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था वही दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे अरेंजमेंट देखना है न्यूक्लियस का। यहाँ प्रेजेंट है टुवर्ड्स दिस माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये हो गया आपका एग सेल, ये हो गया आपके सिनर्जिड्स, है ना। यहाँ पे प्रेजेंट है एक सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल के पास प्रेजेंट है 2 पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर देखोगे, ऊपर आपके प्रेजेंट है 3 एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। चलिए अब क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन द नॉर्मल एम्ब्रियो इन डाइकॉट। न्यूक्लियस का अरेंजमेंट, यहां कितने न्यूक्लियस हो गए? 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? 2। यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3। सो रेशियो आया 3:2:3, यही आया ना रेशियो, 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3। सो रेशियो इज 3:2:3, ठीक है। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। सो फॉर द 4th करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5। Now, which type of association is found in between entomophilous flower pollinating agent? entomophilous flowers क्या होते हैं? इसका मतलब ये है यहाँ पे जो pollination हो रही है that occurs via insect, pollination via insects, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, insects का काम क्या होता है?
इंसेक्ट्स का काम होता है वो प्लांट्स के पास और फ्लावर के पास क्यों आते हैं? टू कलेक्ट नेक्टर, टू कलेक्ट नेक्टर। सो नेक्टर उनके लिए किसकी तरह काम करता है? एज अ फूड का, फ्रॉम फ्लावर्स। ठीक है, इंसेक्ट ने ये काम किया। बाय डिफॉल्ट इंसेक्ट जैसे ही उस पर बैठा खाने के लिए, देयर बॉडी विल बी डस्टेड विद पॉलेंस। सो फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर का काम है डस्ट बॉडी ऑफ इंसेक्ट विद पॉलेंस। ठीक है, सो फ्लावर्स को क्या बेनिफिट मिला? फ्लावर्स को बेनिफिट मिला कि उनका पॉलन एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गया, यानी कि उनके पास एक प्रोसेस हो गया, दैट इज अ पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरा देखते हैं इंसेक्ट्स को क्या बेनिफिट हुआ। इंसेक्ट्स ने क्या एक्चुअली क्या बेनिफिट हुआ कि इनको मिल गया फूड। सो दिस इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ द पार्टनर्स दे आर बेनिफिटेड। सो यानी कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। यहाँ पे as you can see among this the correct option we have is a A। ठीक है, म्यूचुअलिज्म, राइट। इसमें तो कुछ मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Now in angiosperms the pollen tube liberate their male gamete into the, स्ट्रक्चर याद है आपको? 2 बार स्ट्रक्चर बना चुकी हूँ, वही तीसरा स्ट्रक्चर अभी भी जरूरत है उस चीज की। सो फिलिफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट था आपके सिनर्जिड्स के पास, अब वहीं से ही आपके पोलन ट्यूब की एंट्री होती थी। सो यानी कि जो मेल गैमेट रिलीज होते हैं दैट आर रिलीज्ड टू द सिनर्जिड्स। ठीक है, तो सबसे पहले सिनर्जिड्स के पास क्या प्रेजेंट है? एक आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसको हम एग न्यूक्लियस कहते हैं। सो एग न्यूक्लियस के बाद वो कहाँ जाता है? सेंट्रल सेल पे, जब जहाँ फर्टिलाइजेशन होगी देयर विल बी अ ट्रिपल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास सेंट्रल सेल के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई है और ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये एक मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेंगे। वाया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग द अनदर मेल गैमेट विल रीच अप टू द सेंट्रल सेल वेयर दे विल फर्टिलाइज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। वन male gamete is fertilizing with the 2 polar nuclei. In turn we will be getting the 3n endosperm. ठीक है, ये आगे बात समझ में। So 6 correct option is D. Now next question is question number 7. What is the direction of micropyle in Anatrophus ovule? सेशन पढ़ा है ना, समझा है ना अच्छे से? तो एनाट्रोपस ओव्यूल का आपको स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। चलिए उस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एनाट्रोपस ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर था। अब याद आ गया होगा सबको कि क्या था। सो ये माइक्रोपाइल की डायरेक्शन पूछ रहा है। सो मेरे ये डायग्राम बनाने तक इस आंसर सोच लीजिए कि क्या आंसर होगा आपका। होप आप लोग सोच रहे होंगे एंड आपको आंसर इस चीज का आ चुका होगा। चलिए अभी बताती हूँ आंसर। बस ये दिख रहा है माइक्रोपाइल किसकी तरफ है? नीचे की तरफ है ना। सो डाउनवर्ड, करेक्ट आंसर इसमें क्या है? डाउनवर्ड। कौन सा ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन है। चलिए ये है इसमें एग न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे प्रेजेंट है आपके सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स के ऊपर बैठा है आपका एग सेल, यहाँ बैठा है आपका सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई लेकर, यहाँ बैठा है आपके 3 एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, लेबल करें साइड बाय साइड। चलिए ये हो गए, सबसे पहले इसको लेबल कर लेते हैं दैट इट इज अ चलाज़लैंड। इसको नाम दे देंगे हम माइक्रोपाइलर। इस एरिया पे स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूसेलस पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो। ठीक है, ये क्या है आपका? दिस इज टर्म्ड एज अ इंटेगुमेंट, राइट। दिस इज टर्म्ड एज अ रैफ्री, दिस इज टर्म्ड एज अ हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दिस इज टर्म्ड एज अ फ्यूनिकल, this is termed as a embryo sac.
दिस इज अ होल स्ट्रक्चर। और इस तरह के स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं हम, एनाट्रोफस ओव्यूल। अगर एट्रोफस ओव्यूल होता तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऊपर की तरफ फुला होता है। जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड वो ऊपर की तरफ को होता। सो एनाट्रोफस में वो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और मोस्टली केसेस में आपको एनाट्रोफस ओव्यूल ही दिखेगा। कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ और भी एग्जांपल्स है, ठीक है, एम्फीट्रोफस भी है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स है, पढ़ रखा है हम लोगों ने सेशन में। सो ये सब पूरा आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया, एनाट्रोफस ओव्यूल का। आगे बात समझ में। सो ब्लाइंडली इसका आंसर रख लेते हैं, दैट इट इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। In angiosperm, all the 4 microspore of the tetrads they are covered by a layer which is formed by callose. पढ़ रखा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे ही 4 मेगास्पोर मदर सेल से आपके 4 माइक्रोस्पोर से 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इनमें साइड बाय साइड मियोसिस 1 कंप्लीट होने से पहले एक लेयर उनको कवर कर लेती है विच इज अ कैलोस। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। चलिए 8th का B इज अ करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। अगेन अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। चीफ पॉलिनेटर ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, हु इज द चीफ पॉलिनेटर? 90% केसेस में जो पॉलिनेटर्स है दे आर योर हनी बीज, दे आर योर बीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट के थ्रू के बारे में बात। ये आया आपका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। Total number of meiotic division required for forming 100 zygote 100 grains। आपके पास है 100 zygotes या फिर 100 grains, कुछ भी लिख दे, दोनों एक ही सिचुएशन है। यानी कि जो जाइगोट बना है वो 2 चीजों में फर्टिलाइजेशन होने से बना है। फर्स्ट आया है आपके पास 100 पॉलन्स थे, 100 पॉलन्स ने आपस में फर्टिलाइज किया 100 एम्ब्रियो सैक के साथ। ये ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब ये 100 पॉलन्स बने तो कितनी मियोसिस हुई, और 100 एम्ब्रियो सैक बने तब कितनी मियोसिस हुई, इसको हमें कैलकुलेट करना है। 100 पॉलन बनने के लिए एक मदर सेल ने, देखो ध्यान से देखना, पहले इस चीज को भूल जाओ, जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, मियोसिस, तो हमारे पास बनता है कितने, 4 माइक्रोस्पोर। और ये जो 4 माइक्रोस्पोर है ये आगे जाके क्या बनाते हैं, 4 पॉलन बना देते हैं। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होगी, 4 पॉलन बन जाएंगे। यानी कि कितनी मियोसिस हुई है इसके अंदर, इसको खुद कैलकुलेट कर लो। यानी कि इसमें टोटल मियोसिस हुई है 25। एक बार में 4 बन जाते हैं, तो 25 बार में कितने होंगे, 25 × 4, दैट विल कम आउट टू बी 100। सो यानी कि यहां पे हुई है 25 मियोसिस। 100 एम्ब्रियो सैक के बारे में स्टडी करते हैं। इस केस में क्या हुआ है, ध्यान से देखना। 100 एम्ब्रियो सैक थे आपके। 100 एम्ब्रियो सैक कैसे बनते हैं, इधर देखो ध्यान से। जब एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, सो 1 मेगास्पोर मदर सेल, when it undergo meiosis, it forms 4 megaspores, 4 मेगास्पोर। अब इन 4 मेगास्पोर में क्या होगा, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, 3 डीजनरेट, राइट, एंड 1 मेगास्पोर फॉर्म 1 मेगागैमेट। यानी कि उसने बना लिया 1 एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे टोटल मिला के, देखो 1 आया था, स्टार्टेड विद 1, और यहाँ पे भी 1 था, 1 ने 1 को बनाया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 100 ये चाहिए।
100 एम्ब्रियो सैक चाहिए, सो यहाँ पे भी हमें कितने लेने पड़ेंगे, 100 मेगास्पोर मदर सेल लेने पड़ेंगे। एक बार मियोसिस से एक बना है तो हमें कितनी मियोसिस करानी पड़ेगी, 100 मियोसिस। ठीक है, सो यानी कि 25 मियोसिस हमें जरूरत पड़ी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 100 दिस पॉलन। उसके अलावा हमें 100 मियोसिस की ज़रूरत पड़ी जब हमें बनाना है 100 एम्ब्रियो सैक। नाउ व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी 125 मियोसिस। राइट, ठीक है, आगे बात समझ में। सो इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, जब हमें नंबर ऑफ मियोसिस कैलकुलेट करनी है, सो वो हम ऐसे करते हैं, n + n/4। दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मियोसिस। नंबर ऑफ मियोसिस, अब वो कैसे करेंगे, n इसमें क्या है, n है आपका नंबर ऑफ सीड और जाइगोट। कितने थे आपके, 100 थे ना, 100 + 100/4, इट विल कम आउट टू बी 100 + 100/4, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 125, विच इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन स्टूडेंट्स। नाउ as per the question number 10 is considered, the correct option we have is a C, that is a 125. ठीक है, आगे बात समझ में। So with this let's wind up the today's session here only, but you don't have to stop here. I'll stop here, but you don't have to stop here. आप भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इनफैक्ट जो प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर्स तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। एंड मेरा ये पर्टिकुलर मानना है कि अगर आप 10 से 12 साल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लोगे ना, सारे के सारे कंसेप्ट्स जो चैप्टर के अंदर है, कितनी भी चीज़ें हैं, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो सेशंस देखते हो बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी पढ़ते हो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिएगा, स्लोली प्रैक्टिस करिए। पूरे अगर बात करें 10 क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस करे, 20 to 25 मिनट्स लगे होंगे ना इस चीज़ में। सो क्यों लगे हैं, क्योंकि हमने चारों के चारों ऑप्शंस देखे हैं, हमने पूरा डेप्थ में जाके उन चीज़ों को समझा है। पर आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला, आप ये सोचोगे कि भाई देखना 10 क्वेश्चन थे और ना 25 मिनट लग गए। क्यों सोचना ऐसा, मेरे को तो समझाना था ना आपको तो सिर्फ वहाँ पे टिक करके आना पड़ेगा क्योंकि आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, सो आपकी प्रैक्टिस वैसे ही होनी चाहिए, बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए। एंड वो तभी आएगा जब आपके पास कंसेप्ट, जब आपके पास पूरी थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी, आपने अपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, चलिए अब आप अपना पाठ करिए, हम आपके साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।